everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel, जहां पे आपका एग्जामिनेशन आने वाला है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। उससे रिलेटेड एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आई हूं जो कि है इंपॉर्टेंट केस लॉस फॉर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। आपको पता ही होगा कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जब हम बात करते हैं तो उसका पैटर्न क्या है, किस हिसाब से वो चलता है। सो मोस्टली उसमें क्या पूछा जाता है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या डायरेक्ट इलस्ट्रेशन दिए जाते हैं बेयरएक्ट से। बट मसला कहां पे आता है, जब आपके आ जाते हैं लैंडमार्क जजमेंट। अब आपको पता है पूरा पैटर्न चेंज हो गया है कि सिर्फ आप बेयरएक्ट ले जा सकते हो, कोई और चीजें नहीं ले जा सकते, और बेयरएक्ट भी शॉर्ट नोट्स नहीं होने चाहिए। तो अगर लैंडमार्क केसेस आ गए और वो लैंडमार्क केस तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन सा केस है, किससे रिलेटेड बात किया गया है, किससे प्रोविजन से रिलेटेड बात किया है, तो वहां क्या हो जाओगे, तुम फंस जाओगे। क्योंकि तुम सेक्शन तो लिख लोगे बेयरएक्ट देख के, लेकिन तुम्हारे पास स्टैंडर्ड बुक नहीं होगी वहां पे जो तुम्हें ये बता दे कि भैया इस सेक्शन से रिलेटेड ये केस लॉ है, या इस लॉ से रिलेटेड ये कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया है, या फैमिली लॉ से पूछा गया है। ये सारी चीजें वहां तुम्हें कोई हेल्प नहीं मिलेगी। इसी से रिलेटेड इसलिए मैंने 15 से 16 केसेस इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनकी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समरी बताऊंगी। यहाँ पे कोई डिटेल सेक्शन नहीं लेने वाली हूं मैं कि मैंने एक केस मान लिया मिनर्वा मिल्स, उसका मैं तुम्हें सारी बता रही हूँ एक एक फैक्ट और ये सब नहीं। हम उस चीज में पढ़ेंगे जिससे आपसे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपके एआईबी में जो पूछा जाएगा वो मेजरली किससे पूछा जाएगा। जैसे मान लो आर्टिकल 14 है, ठीक है, उससे रिलेटेड एक केस लॉ पे पूछ लेंगे कि आर्बिट्रीनेस किस में बताई गई, ठीक है। उसके बाद आपके प्रिजनर्स की जो है गाइडलाइंस किस में दी, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसीलिए हमें सिर्फ केसेस की थोड़ी थोड़ी मेन चीजें याद रखनी है कि मेनली वो किससे रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है। सो मेजरली केसेस जो आते हैं वो किसके आते हैं बेटा, किससे रिलेटेड आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड आते हैं आपके। दूसरे जो आते हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड आते हैं। तीसरे जो आते हैं वो आपके किससे रिलेटेड आते हैं, फैमिली लॉ से रिलेटेड आते हैं। ये तीनों जो है वो तीनों से केसेस आते ही आते हैं, और इसमें आप मतलब मुश्किल से मैं ये नहीं बोलूंगी कि 2 या 3, मोस्टली 7 से 8 क्वेश्चन केसेस पे आते हैं। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो किस बात की देरी है, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम नेक्स्ट वीक है, ज्यादा टाइम हमारे पास बचा है नहीं। चलो, सो सबसे पहला केस है भैया, सबका फेवरेट हो या ना हो, मेरे को तो बड़ा मजा आया था इस केस में। क्या, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर्स। और इस केस में सिर्फ एक ही बात की गई थी, और वो बात किससे रिलेटेड थी, प्रिजनर के राइट एंड लिबर्टी से रिलेटेड। दैट इज आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। क्या बोला गया था इस केस में, ये बोला गया था दैट केस वाज विद द रिस्पेक्ट टू रिफॉर्म्स रिलेटेड टू प्रिजनर्स राइट। किसके राइट के बारे में भैया, जो प्रिजन में लोग हैं, प्रिजनर है, उनके से रिलेटेड ये केस बोला गया था। देयर इज नो टोटल डेप्रिवेशन ऑफ अ प्रिजनर राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। कोर्ट वेंट फर्दर इनटू द राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम टॉर्चर एंड द राइट टू स्पीडी एग्जीक्यूशन, ठीक है। सो बेसिकली इस केस में क्या मेजरली बोला गया था कि जो प्रिजनर्स पे जो टॉर्चर हो रहा है, वो टॉर्चर की गाइडलाइंस दी गई थी कि वो आप टॉर्चर नहीं कर सकते हो, किस तरीके से प्रिजनर का ट्रीटमेंट करना है, किस तरीके से प्रिजनर को फेयर ट्रायल देना है, स्पीडी ट्रायल देना है, ये चीज इस केस से बताई गई थी, ठीक है। तो आपसे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस केस से कि पर्सनल लिबर्टी और किसका, प्रिजनर राइट के बीच में जो डिफरेंस या बीच में जो उसका फॉर्मेशन है, बीच में जो उसका मेन काम है, वो कौन से केस में बताया गया है। तो वो बेटा बताया गया था कौन से केस में, दैट इज सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस था। और इसमें क्लियरली जो टॉर्चर हो रहा था प्रिजनर्स पे, उससे रिलेटेड अगर हम कस्टोडियल टॉर्चर की भी बात करें तो वो भी यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्लियरली बताया गया था कि क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, किस तरीके से प्रिजनर के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे आर्टिकल 21 जो हमारा पर्सनल राइट एंड लिबर्टी से रिलेटेड बात करता है, वो चीज सुनील बत्रा वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन केस में बताई थी, ठीक है। तो एआईपी में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे रिलेटेड वो यही पूछा जाएगा कि प्रिजनर राइट से रिलेटेड कौन से केस में बात की गई थी। तो प्रिजनर राइट में किस में बात की गई थी, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस। चलो, नेक्स्ट केस इज हुसैनरा खातून एंड अदर्स वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार। और यहां पर भी ये जो केस था वो किससे रिलेटेड था,
प्रिजनर से रिलेटेड था, बट यहाँ पे प्रिजनर किससे रिलेटेड, लीगल एड सर्विस से रिलेटेड था। ठीक है, आपको पता होगा फ्री लीगल एड सर्विसेज मिलती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है आईबी में कि लीगल एड सर्विस का जो मेन जजमेंट था या जो लीडिंग केस था वो क्या था। तो लीडिंग केस क्या होगा, हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार या हुसैना खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी एंड स्टेट ऑफ बिहार। Free legal services to the poor and the needy is an essential element of any reasonable, fair and just procedure। और इस केस में यही बोला गया था कि जो फ्री लीगल सर्विसेज है, जो फ्री लीगल एड सर्विसेज दी जाती है वो क्या, वो पुअर और नीडी लोग हैं उनको मिलना चाहिए, और वो चीज किसी भी तरीके से कहीं से भी एसेंशियल एलिमेंट होगा किसका, फेयर एंड जस्ट ट्रायल का, प्रोसीजर का। ठीक है, हमें पता है कि फेयर ट्रायल वाला जो प्रिंसिपल है वो फॉलो होना चाहिए आर्टिकल 21 के हिसाब से। तो हुसैना खातून ने यही बोला था कि अगर कोई एक व्यक्ति है जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहा है लीगल सर्विसेज, लॉयर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसको उसके राइट्स की जो चीजें हैं वो नहीं पता चल पा रही है, तो उसको क्या मिलना चाहिए, फ्री लीगल एड मिलना चाहिए। और फ्री लीगल एड तभी मिलता है जब एक व्यक्ति क्या उस हालात में नहीं होता है कि वो लीगल प्रोसेस को सिस्टम को एक्सेप्ट कर सके या उसके हिसाब से चल सके, तब उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अ प्रिजनर हैज टू सीक हिज लिबरेशन थ्रू द कोर्ट्स प्रोसेस एंड दस शुड हैव लीगल सर्विसेज अवेलेबल टू हिम। और इसमें यही बोला गया कि एक प्रिजनर को जो कि किसी भी तरीके से इंटाइटल नहीं हो रहा है कि वो आगे कर पाए, किस तरीके से चीजें डिसाइड कर पाए, स्पीडी ट्रायल कैसे होगा उसका, तो उसी बेसिस पे फ्री लीगल एड सर्विसेज मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में जो केस पूछा जाएगा आपसे वो पूछा जाएगा कि फ्री लीगल एड सर्विस से रिलेटेड लीडिंग केस कौन सा है, तो हुसैना खातून है। और ये भी बोला जाएगा कि फ्री लीगल एड सर्विसेज किस में बात की गई है, तो उसमें भी क्या होगा, जजमेंट आपका हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार होगा। चलो, ओके, नेक्स्ट केस इज पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसमें किसकी बात की गई है भैया, ट्रैफिक एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्शन 23। ठीक है, सो सेक्शन 23 की बात की गई है। यहाँ पे जो बात हुई थी वो क्या थी, फोर्स की बात हुई थी, जो फोर्स लगाया जा रहा था किससे रिलेटेड, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड फोर्स लेबर की बात हो रही थी यहाँ पे, और उसी से रिलेटेड ये जजमेंट दिया गया था। ठीक है, सो द स्कोप ऑफ आर्टिकल 23 इज वाइड एंड अनलिमिटेड एंड स्ट्राइक्स एट ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड beggar and other forms of forced labor whereby they are found. The word force must therefore be construed to include not only physical or legal force but also force arising from the compulsion of economic circumstances which leaves no choice of alternative to a person in want and compels him to provide labor or service even though the remuneration received for it is less than minimum wage. So basically यहाँ पे बेटा क्या बात हुई थी कि जो आर्टिकल 23 है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक बहुत ही क्या जो उसका एस्पेक्ट है, उसका जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा वाइड है, जिसमें क्या कवर किया जाता है, जो कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स भी, और बैगर मतलब कि किसी इंसान से आप फोर्सली काम नहीं करा सकते, लेबर से फोर्सली काम नहीं करा सकते। और जब हम आर्टिकल 23 की बात करते हैं तो आर्टिकल 23 का जो लीडिंग केस है वो यही है, पीपल यूनियन। सो इसमें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आपसे यही पूछा जाएगा कि भैया बैगिंग से रिलेटेड या ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड एक डिफरेंस बताया गया था, उसके स्कोप को एक्सप्लेन किया गया था, तो वो कौन से जजमेंट में हुआ था। सो वो कौन से जजमेंट में बताया गया था, वो आपका बताया गया था पीपल यूनियन के जजमेंट में वो चीज बताई गई थी। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर क्या, यहाँ पर आर्टिकल 23 से रिलेटेड पीपल यूनियन केस में बताया गया है। चलो नेक्स्ट केस आते हैं भैया एमसी मेहता इन अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। अब यहाँ पे जो हम आ गए वो किससे रिलेटेड आ गए, टॉर्च से रिलेटेड आ गए। ठीक है, टॉर्च से रिलेटेड ये केस आ गया, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपको पता होगा दो चीज चलती है टॉर्च में, क्या, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। जब हम एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का जो लैंडमार्क जजमेंट होता है वो क्या होता है, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसी से रिलेटेड आपसे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, द लीडिंग केस ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इज, ऑप्शन में दिया जाएगा एमसी मेहता वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर होगा एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको हम श्री राम फूड फर्टिलाइजर केस भी बोलते हैं। ठीक है, द PIL was filed after the oleum gas leak from Shriram Food Fertilizer Complex at Delhi. The court laid down the concept of absolute liability. So यहाँ पे इस केस में एमसी मेहता केस में क्या हुआ था, श्रीराम फूड फर्टिलाइजर थे जहां से क्या हो गया था, ओलियम गैस क्या हो गई थी, लीक हो गई थी।
जैसे ही ओलियम गैस लीक हुई, काफी लोगों की दिक्कत हुई, लोगों को परेशानी पहुंची, डेथ हुई, उसके बाद केस फाइल हुआ, तो ये कंसिडर नहीं कर पा रहे थे कि ये केस स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आएगा कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में आएगा। तो इस केस में कोर्ट ने क्लियरली क्या बोला कि यहाँ पर क्या हुआ, हजार्डस सब्सटेंस की बात हुई, उसमें हजार्डस सब्सटेंस में इन्वॉल्वमेंट था, इसी वजह से क्या, इसी वजह से ये पूरी तरीके से एब्सोल्यूट लाइबिलिटी होगा। ठीक है, जब हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं डेंजरस थिंग का होना जरूरी है, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड होना जरूरी है, उसका स्केप होना जरूरी है। बट जब हम एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें क्या देखा जाता है, हजार्डस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए और उससे क्या, उससे डैमेज होना जरूरी है। सो यहाँ पर एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको हम श्रीराम फूड फर्टिलाइजर केस भी बोलते हैं, उससे रिलेटेड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी से रिलेटेड ये केस है। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आपसे यही पूछा जाएगा कि या तो आपसे ये पूछ लेंगे कि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किस लाइबिलिटी से केस है, तो आपको क्या बताना है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी से। या आपसे ये पूछ सकते हैं कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का लीडिंग केस क्या है, तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का लीडिंग केस क्या होगा, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यही दो क्वेश्चन आपसे इस केस पे पूछे जाएंगे। ठीक है, सो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट और इस केस को हम क्या बोलते हैं, श्रीराम फूड फर्टिलाइजर लिमिटेड केस भी बोलते हैं। चलो फिर आते हैं लालमल शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। भैया ये किसका केस है, ये है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अब हमने एडमिन से देख लिया, अब हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड भी केसेस पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में सिर्फ तुमसे कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शंस पूछ लिया कि बताओ भैया सेक्शन 4 में क्या है, ये नहीं होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में केसेस भी पूछे जाते हैं, लैंडमार्क जजमेंट भी बताया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जब हम माइनर अग्रीमेंट की बात करते हैं तो उसमें मोहरी बीबी का जो जजमेंट दे देते हैं, तो ऐसे ही घुमा फिरा के वो आपसे केसेस भी पूछेंगे। ठीक है, सो लालमल शुक्ला में क्या हुआ था, इन दिस केस द इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड कम्युनिकेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इस केस में क्या हुआ था, नॉलेज और फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की क्या बताई गई थी, इंपॉर्टेंस बताई गई थी। मतलब कि जब ऑफर दिया गया है तो वो ऑफर सामने वाले के नॉलेज में आया है कि नहीं आया, कि उसने बिना सोचे समझे ऑफर पे क्लेम कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट क्लेम कर दिया, इससे रिलेटेड इस जजमेंट में बोला गया था। लालमल शुक्ला एन एम्प्लॉय वाज आस्क्ड बाय हिज एम्प्लॉयर टू फाइंड हिज मिसिंग नेफ्यू। क्या हुआ था, लालमल शुक्ला थे जिनको बोला गया था उनके एम्प्लॉयर ने कि उनके एम्प्लॉयर के भतीजी को वो क्या करे, ढूंढे। मीनवाइल द एम्प्लॉयर पब्लिश हैंड बिल्स ऑफरिंग अ रिवॉर्ड फॉर फाइंडिंग द मिसिंग बॉय। और उसी टाइम पे क्या हुआ था, जो लालमल शुक्ला के जो एम्प्लॉयर थे उनने क्या किया, न्यूज़पेपर में भैया क्या कर दिया, एडवर्टाइजमेंट करा दिया कि अगर जो भी उस बच्चे को ढूंढ लेगा उसको फिर क्या होगा, एक अवार्ड मिलेगा, प्राइज मिलेगा। लालमल शुक्ला फाउंड द बॉय विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द रिवॉर्ड एंड क्लेम द रिवॉर्ड आफ्टर। और उसके बाद क्या होता है, लालमल शुक्ला जो होते हैं वो बच्चे को ढूंढ लेते हैं, बट उनको ढूंढने के बाद ये पता चलता है कि भैया ऐसा कुछ उस पर प्राइज रखी गई थी, ऐसा कुछ इनाम रखा गया था और उस बेसिस पे वो रिवॉर्ड मांगते हैं। ठीक है, However, the court held that लालमल शुक्ला was not। हाँ, उसी के बाद क्या होता है, जब वो मांगते हैं तो उनके एम्प्लॉयर मना कर देते हैं, ये बोलते हुए कि आप इसमें नहीं आते थे क्योंकि आपको पहले ही भेज दिया गया था, बाद में ये चीज दिखाई गई है। और जब ये मैटर कोर्ट पे जाता है तो कोर्ट क्या बोलता है, दैट लालमल शुक्ला was not entitled to the rewards as he was unaware of the offer and at the time he found the boy। क्या बोलता है कोर्ट, कि लालमल शुक्ला को इसमें रिवॉर्ड नहीं मिलेगा क्योंकि जब लालमल शुक्ला ढूंढने गए थे उस बच्चे को, तब लालमल शुक्ला को उस ऑफर के बारे में कहीं से कहीं तक नहीं पता था। तो जब नॉलेज ही नहीं है, कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो फिर आप वो रिवॉर्ड कैसे क्लेम कर सकते हो। सो क्लियरली कोर्ट ने यहाँ पे बोला क्या, कि लालमल शुक्ला इंटाइटल नहीं होंगे। और कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ दो इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताया, दैट इज नॉलेज और कम्युनिकेशन। सामने वाला व्यक्ति अगर कोई रिवॉर्ड मांग रहा है तो उस रिवॉर्ड का, उसको ऑफर का नॉलेज भी होना चाहिए। यहाँ पर लालमल शुक्ला को बाद में वो चीज मिली, लड़का मिलने के बाद पता चला कि भैया इस पे इनाम रखा गया था, तो फिर वो उससे रिलेटेड रिवॉर्ड नहीं मांग सकते। ये चीज इस केस पे बोली थी। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में, वो ये पूछा जाएगा कि नॉलेज और कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक केस था, वो कौन सा केस था, कौन सा लीडिंग केस था, तो लालमल शुक्ला। और इसी से रिलेटेड वो थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लेंगे कि एक सिचुएशन दे देंगे, एक मिसिंग बॉय था, एम्प्लॉयर ने उसके सर्वेंट को बोला था, तो ये किस केस का एग्जाम्पल है या किस केस से रिलेटेड है, तो वहां पे आपको क्या बताना है, लालमल शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त से रिलेटेड केस है। चलो नेक्स्ट केस इज बाल्फोर वर्सेस बेल्फोर, 1919 का केस है भैया, ये भी कॉन्ट्रैक्ट का केस है और ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, लीगल ऑब्लिगेशन और लीगल एग्रीमेंट से रिलेटेड है। क्या हुआ था इस केस में,
In this landmark case, the Court of Appeal England and Wales addressed the issue of whether an agreement between a husband and wife can be considered a legally binding contract. So basically यहाँ पे क्या हुआ था, एक husband और wife में क्या हुआ था, एक contract, एक चीजों पे agreement हुआ था, ठीक है। तो वो agreement जब fulfill नहीं होता है तो ये लोग कोर्ट में जाते हैं ये बोलते हुए कि हमारे बीच वो जो चीज हुई थी, जिस बेसिस पे agreement हुआ था वो fulfill नहीं हो रहा है, इसलिए हम एक दूसरे को sue कर रहे हैं। तो जब कोर्ट में मैटर जाता है तो कोर्ट में यही मेन इशू होता है कि क्या हस्बैंड और वाइफ पे कोई एग्रीमेंट हुआ है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। Mr. Balfour, who was working in Ceylon, verbally agreed to provide maintenance to his wife while they were separated. However, when their relationship deteriorated further, Mr. Balfour stopped making the agreed payments. Mrs. Balfour filed a lawsuit against him claiming breach of contract. ठीक है। सो यहाँ पे वो काम करते थे एक जगह, उन्होंने बोला था मेंटेनेंस वो प्रोवाइड करेंगे, और जब उन्हें मेंटेनेंस प्रोवाइड करना नहीं करा तो उनकी वाइफ ने क्या कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। सो बेसिकली इस केस में क्या पूछा गया था, लीगल ऑब्लिगेशन का मेन इशू था कि लीगल ऑब्लिगेशन जब तक अराइज नहीं हो रहा है तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या पूछा जा सकता है कि लीगल ऑब्लिगेशन से रिलेटेड कौन सा लीडिंग केस था, वो लीडिंग केस था बॉल्फर वर्सेस बेल्फोर। Next case is Olga Chalice versus Bombay Municipal Corporation. Supreme Court has held that the right to livelihood is included in the right to, ये basically किससे related है भैया, आर्टिकल 21 से related है, that is right to life and personal liberty. राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड ये केस है। सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द राइट टू लाइवलीहुड इज इंक्लूडेड इन द राइट टू लाइफ बिकम्स बिकॉज नो पर्सन कैन लिव विदाउट द मीन्स ऑफ लाइफ लिविंग, दैट इज द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। सो यहाँ पे क्या बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो राइट टू लाइफ है वो क्या, राइट टू लाइवलीहुड भी इंक्लूड करता है, क्योंकि बिना कोई भी पर्सन क्या राइट टू लाइफ क्लेम नहीं कर सकता है लिविंग के बिना। सो यहाँ पे लाइवलीहुड इंक्लूड करने के लिए बोला गया था राइट टू लाइफ पे। कौन से केस में, ओलेगा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केस में, बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, आर्टिकल 21 से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट केस इज वैशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स। सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड ये केस है, पॉश एक्ट से रिलेटेड है, जिसपे क्या किया था, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की गाइडलाइंस दी थी, ठीक है। सो यहाँ पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा, द लीडिंग केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस इज कौन सा, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। या ये पूछ सकते हैं कि कौन से केस पे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की गाइडलाइंस दी थी, तो उसका आंसर क्या होगा, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। द कोर्ट लेड डाउन गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स टू बी ऑब्जर्व टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। यहाँ पर कोर्ट ने क्या किया था, गाइडलाइंस दी थी कि किस तरीके से वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट को रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए, और अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो उसको किस तरीके से उसको पनिश किया जाए, ये चीज यहाँ पे इस केस में बताई गई थी। द जजमेंट लीड टू इनैक्टमेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, और इसी केस के बाद विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के बाद ही सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का एक्ट का क्या हुआ, इनैक्टमेंट हुआ, उसको बनाया गया, ठीक है। सो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से एक्ट से, कौन से केस से ये एक्ट बना, सेक्सुअल हरासमेंट 2013 का एक्ट, तो वहां पर आपको क्या लिखना है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वाला जो ऑप्शन है वही ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। चलो, सो ये किससे रिलेटेड हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट की गाइडलाइन से रिलेटेड हो गया। अब आते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस, दैट इज लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बेसिकली एसिड अटैक से रिलेटेड बात की गई है, ठीक है। तो वहां पर आपसे ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि एसिड अटैक से रिलेटेड जो विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन देना है, वो विक्टिम्स की गाइडलाइंस, वो विक्टिम की डायरेक्शन कौन से केस में बताई गई है, तो वो विक्टिम की गाइडलाइंस, वो विक्टिम की डायरेक्शन लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बताई गई है। क्या बोलता है, द PIL हाईलाइटेड द नीड फॉर स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस अंडर द पॉइजन एक्ट 1919 इन रिस्पेक्ट ऑफ एसिड अटैक्स ऑन वुमेन। सो बेसिकली पॉइजन एक्ट 1919 जो वुमेन से रिलेटेड अटैक हो रहे हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन, प्रॉपर रेगुलेशन के रिलेटेड PIL फाइल हुई थी। The Supreme Court gave measures for the proper treatment, after care and rehabilitation of the victim of acid attack and needs of acid attack victim and compensation। और Supreme Court ने क्या बोला कि किस तरीके से rehabilitation किया जाएगा, किस तरीके से उनको ट्रीटमेंट दी जाएगी, किस तरीके से उनको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा विक्टिम ऑफ एसिड अटैक को, उससे रिलेटेड एक एक मेजर, उससे रिलेटेड एक एक गाइडलाइन सिर्फ और सिर्फ इस केस में ही बताई गई, इस केस से ही आई है, ठीक है।
सो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसिड अटैक विक्टिम के कॉम्पनसेशन कौन से किससे आया है, तो वो आया है आपका लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या क्या चीजों पे बात की गई, एसिड अटैक विक्टिम से रिलेटेड बात की गई, उनके मेजर से रिलेटेड, उनको रिहैब कैसे करना है, उनको कॉम्पनसेशन कैसे देना है, ये सारी चीजें भी इसी केस से बताई गई है। ओके, सो लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आपका इंपॉर्टेंट जजमेंट, और वो जजमेंट किससे रिलेटेड है बेटा, वो जजमेंट एसिड अटैक विक्टिम से रिलेटेड गाइडलाइंस दी गई है कोर्ट ने इस केस में। नेक्स्ट केस इज मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, जो कि हमारा किससे रिलेटेड केस है, ये केस है हमारा किससे रिलेटेड, माइनर के अग्रीमेंट की इन्फोर्सिबिलिटी से रिलेटेड और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है। इन दिस केस द प्रिवी काउंसिल एग्जामिन द इश्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग माइनर। इस केस में क्या हुआ था, प्रिवी काउंसिल ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि माइनर को इन्वॉल्व करते हैं उनसे रिलेटेड उनसे रिलेटेड इश्यू देखा था। Dharmodas Ghosh, a minor, borrowed money from Brahmodat, misrepresenting his age and executing a mortgage deed. क्या किया था यहाँ पे, धर्मोदास से अपनी एज की गड़बड़ करके क्या कर लिया था, डीड में एंटर कर लिए थे अपनी एज को मिसरिप्रेजेंट करके। When the minor discovered his status, he filed lawsuit to nullify the mortgage deed. The privy council held that the contract was void as it involved. और जैसे उनको पता चलता है कि माइनर से है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नलिफाई करने के लिए होता है, बट बाद में ये पता चलता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही क्या था, वॉइड था, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में कौन एंटर हुआ था, माइनर एंटर हुए थे, एंड द माइनर वाज नॉट लायबल टू रीपे। और उसी के साथ वो जो बोरोड अमाउंट मांगा जा रहा था उसमें भी कोर्ट ने बोला कि माइनर कहीं से कहीं तक रीपे नहीं करेगा अमाउंट, क्योंकि वो क्या, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वॉइड था, वो कॉन्ट्रैक्ट का जो पूरा नेचर है वही क्या था, वॉइड था। और इसी बेसिस पे कोर्ट ने बोला कि इसको जो सस्टेनेबिलिटी है, जो इन्फोर्सिबिलिटी है, वो पूरी तरीके से नल एंड वॉइड है, एंड इस बेसिस पे माइनर पे नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपसे यही पूछा जाएगा कि माइनर अग्रीमेंट से रिलेटेड क्या जजमेंट है, कौन सा जजमेंट है, तो दैट इज मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। या तो आपसे सेक्शन 11 कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट का देकर उसके पीछे आपसे ये केस लॉ पूछ सकते हैं। नेक्स्ट केस इज मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम एंड अदर्स। सो बेसिकली ये केस जो है वो हमारा किससे रिलेटेड है, सीआरपीसी से रिलेटेड, सेक्शन 125 मेंटेनेंस से भी रिलेटेड है और हमारा हिंदू लॉ से भी रिलेटेड है, मतलब सॉरी फैमिली लॉ से भी, पर्सनल लॉ से भी रिलेटेड है। सो जब हम बात करते हैं शाह बानो बेगम की, तो सीआरपीसी सेक्शन 125 मेंटेनेंस से रिलेटेड बेसिकली ये केस है। क्या बोलता है, इट वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल मेंटेनेंस लॉसूट इन दिस केस, सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड the maintenance to a divorced Muslim woman irrespective of what the Muslim personal law says। तो यहाँ पर क्या किया था भैया, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 125 सीआरपीसी के साथ हिसाब से एक मुस्लिम डाइवोर्स वुमेन को क्या किया था, मेंटेनेंस दिया था। और उसमें बहुत क्वेश्चंस उठे गए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से नहीं मिलना चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से ये चीज नहीं सही है, बट सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को साइड में रख के और सीआरपीसी को दिमाग में रखकर क्या किया था, 125 के हिसाब से इनको मेंटेनेंस प्रोवाइड किया था। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन मुस्लिम। और उसी जजमेंट के बाद, इस जजमेंट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला शाहबानो बेगम के बाद ही कि जो 125 सीआरपीसी है, सेक्शन 125 सीआरपीसी, वो सब पे अप्लाई होता है, चाहे वो एक हिंदू वुमेन हो, चाहे वो एक मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम्स पे भी क्या होता है, ये अप्लाई होता है। ठीक है, सो क्लियरली कोर्ट ने बोला था 125 सीआरपीसी मुस्लिम्स पे भी एप्लीकेबल होता है। सुप्रीम कोर्ट कंक्लूडेड दैट सीआरपीसी इज अ सेक्युलर लॉ एंड देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125 एंड दोज ऑफ द मुस्लिम पर्सनल लॉ ऑन द क्वेश्चन ऑफ द मुस्लिम हस्बैंड्स ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड मेंटेनेंस फॉर अ डाइवोर्स ब्राइड हु इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। अ मुस्लिम वुमन इज एंटाइटल्ड फॉर द मेंटेनेंस इवन आफ्टर द पीरियड ऑफ इद्दत। और कोर्ट ने क्या बोला कि यहाँ पे मुस्लिम हस्बैंड ये नहीं बोल सकता कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से तुम्हें नहीं मिलेगा, यहाँ पे 125 सीआरपीसी अप्लाई होगा और उस वुमेन को क्या मिला, मेंटेनेंस ग्रांट किया। और इसी बेसिस पे जो मुस्लिम वुमेन्स थी उनके लिए क्या किया गया, उनके लिए ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहा मेंटेनेंस से रिस्पेक्ट पे। और क्लियरली कोर्ट ने बोल दिया कि यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है हमें उससे लेना देना नहीं है, हमारा जो मेन एम है वो क्या है, सेक्शन 125 सीआरपीसी के हिसाब से यहाँ पर उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड कराया गया। तो यहाँ पे ये जो जजमेंट है ये सीआरपीसी से रिलेटेड तो है ही, दैट इज सेक्शन 125, उसी के साथ जो हमारे पर्सनल लॉज हैं उनसे रिलेटेड भी ये जजमेंट है।
Next case is Dalal Latifi and another versus Union of India. So basically this case is related to personal law and constitution. Personal law में यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात की गई है, दैट इज मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवर्स एक्ट, एंड कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पे आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है. The court held that the Muslim Women Protection of Rights Divorce Act 1986, which provided that under Section 31A, a divorced woman is entitled to reasonable and fair provision and maintenance within the iddat period, is not in violation of Article 14 and 21 of the Indian Constitution. ठीक है, कोर्ट ने क्या बोला है यहाँ पर, कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि जो मुस्लिम वुमेन एक्ट है वो प्रोवाइड करता है 3 में कि एक डाइवर्स वुमेन पूरी तरीके से इंटाइटल है किसके लिए, रीजनेबल और फेयर प्रोविजन के लिए, और उसको क्या मेंटेनेंस भी सही से मिलनी चाहिए, उसका आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 वॉयलेट नहीं होना चाहिए. तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में वो ये आ सकता है कि दो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो कि आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 और एक और कोई इसे लॉ के बारे में बात किया गया है, पर्सनल लॉ के बारे में बात किया गया है, ये कौन से केस में इन तीनों का डिस्कशन हुआ है. तो ये चीज तीनों का कौन से केस में डिस्कशन हुआ है, दनील लतीफी के केस में हुआ है. नेक्स्ट केस है चिन्नैया वर्सेस रमैया. सो बेसिकली दिस केस इज रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट पे किससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात करता है बेटा, ये केस बात करता है आपका कंसिडरेशन से रिलेटेड. जब हम कंसिडरेशन की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए यहाँ पे किससे रिलेटेड बात हो रही है, सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड बात हो रही है. द मद्रास हाईकोर्ट एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिडरेशन इन दिस केस. मद्रास हाईकोर्ट ने बहुत ही सुंदर तरीका से यहाँ पे क्या बोला था, कंसिडरेशन जो कि सेक्शन 2D में बताया गया उसकी वैल्यू बताई गई थी कि किस तरीके से कंसिडरेशन को ट्रीट किया जाता है, देखा जाता है. An elderly widow provided funds to her sister and in return her sister's daughter agreed to pay an annuity to the widow. क्या हुआ था, उन दोनों में अग्री हुआ था, एन्युटी पे करने की बात हुई थी. आफ्टर द विडो डेथ द डॉटर रिफ्यूज टू पे द एन्युटी, और डेथ के बाद उन्होंने क्या कर दिया, भैया मैं एन्युटी पे नहीं करूंगी. द कोर्ट हेल्ड दैट द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज कॉन्स्टिट्यूटेड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड द डॉटर वाज ऑब्लिगेटेड. और कोर्ट ने क्या बोला कि यहाँ पे कंसिडरेशन वैलिड बेसिस पे दी गई थी, इसी वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पूरी तरीके से वैलिड है, और यहाँ पे जो डॉटर है, जो लड़की है, उनको क्या, उनको पूरी तरीके से वो ऑब्लाइज्ड है, इंटाइटल है कि उनको क्या करनी पड़ेगी, एन्युटी पे करनी पड़ेगी. ठीक है, सो चिन्नैया वर्सेस रमैया कंसिडरेशन से रिलेटेड केस था. यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है जो क्वेश्चन वो ये पूछा जा सकता है कि सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन के बारे में बात करता है, इससे रिलेटेड जो फेमस और जो लैंडमार्क केस है, लीडिंग केस है, वो कौन सा है, तो लीडिंग केस कौन सा है, चिन्नैया वर्सेस रमैया. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स. ये केस भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी है और उसी के साथ साथ हमारे पर्सनल लॉ से रिलेटेड भी बात करता है. ठीक है, 2017 में आपको पता ही होगा ट्रिपल तलाक हमारा जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से ही हुआ था. तो आपसे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है कि ट्रिपल तलाक कौन से केस से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, तो दैट केस नेम इज शायरा बानो versus Union of India. Supreme Court in 2017 in a historical landmark judgment declared triple talaq unconstitutional. 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, ट्रिपल तलाक को क्लियरली बोल दिया था कि वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. द अपेक्स कोर्ट सेड गिवन द फैक्ट ट्रिपल तलाक इज इंस्टेंट एंड इररिवोकेबल, इट हैज नो स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन व्हिच इज एसेंशियल फॉर सेविंग मैरिज टाइज. और कोर्ट ने क्या बोल दिया था कि ये जो ट्रिपल तलाक है ये क्या इंस्टेंट और इररिवोकेबल है और ये पूरी तरीके से आर्बिट्री है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है. Hence it is clear that this form of talaq is manifestly arbitrary in the sense that marital tie can be broken capriciously and vexedly by a Muslim man without any attempt and application as to save it. The court invalidated the section 2 of the Shariat Application Act to the extent it enforces triple talaq. उसी के साथ कोर्ट ने जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट का सेक्शन 2 था उसको भी क्या बोला, उसको भी इनवैलिडेट करने के लिए बोला, जब तक वो इनवैलिडेट रहेगा जब तक वो ट्रिपल तलाक से रिलेटेड इन्फोर्स कर रहा है. ठीक है, सो बेसिकली 2017 में ट्रिपल तलाक वाला जो जजमेंट आया था वो शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था और जिसपे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था. तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आपसे यही पूछा जाएगा कि ट्रिपल तलाक कौन से केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, तो दैट इज इन शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. Next case is Feldhaus versus Bindley. So this case is basically related to the
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहाँ पर जो बेसिकली बात हुई थी वो किससे रिलेटेड बात हुई थी, वो मेयर साइलेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड बात हुई थी। आपको पता होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्लियरली बोला गया है मेयर साइलेंस जो है वो एक्सेप्टेंस कंसिडर नहीं की जाएगी। सो द कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीज एग्जामिन द इशू ऑफ एक्सेप्टेंस एंड साइलेंस इन दिस केस। कोर्ट ने क्या किया था, इसमें दो कॉन्सेप्ट की बात की थी, दैट इज एक्सेप्टेंस और साइलेंस, दोनों के कॉन्सेप्ट के बारे में डिटर्मिनेशन किया था। मिस्टर फेल्टहाउस नेगोशिएटेड विद हिज नेफ्यू फॉर द परचेज ऑफ अ हॉर्स। मिस्टर फेल्टहाउस ने क्या किया था, नेगोशिएट किया था किससे, नेफ्यू से, हॉर्स के परचेज से रिलेटेड। हाउएवर दे कुड नॉट अग्री ऑन द प्राइस, बट वो अग्री नहीं कर पाए थे प्राइस पे। मिस्टर फेल्टहाउस लेटर सेंड अ लेटर स्टेटिंग दैट इफ ही डिड नॉट हियर बैक फ्रॉम हिज नेफ्यू ही वुड कंसीडर हिज द हॉर्सेस प्रॉपर्टी। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि अगर वो लेटर भेजा था कि अगर उनने नहीं सुना तो फिर वो प्रॉपर्टी क्या कर देंगे, कंसिडर करेंगे कि वो प्रॉपर्टी उन्हीं की हो चुकी है, उन्हीं की जो हॉर्स है वो उन्हीं की प्रॉपर्टी हो चुकी है। द नेफ्यू रिमेन साइलेंट, और नेफ्यू कहते हैं वो साइलेंट ही रहे, और जो हॉर्स है वो क्या हो गया, ऑक्शन में सॉल्ड हो गया। मिस्टर फेल्टहाउस सूड द ऑक्शनर। मिस्टर फेल्टहाउस ने क्या किया, ऑक्शनर को सू किया, क्लेमिंग दैट द हॉर्स शुड नॉट हैव बीन सोल्ड। उन्हें ये बोला कि ये जो हॉर्स था वो बेचना नहीं चाहिए था क्योंकि वो हम एक्सेप्टेंस कंसिडर कर रहे थे। द कोर्ट हेल्ड दैट देयर वाज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस्टर फेल्टहाउस एंड हिज नेफ्यू। और कोर्ट ने क्लियरली बोला क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, और इसी वजह से जो मिस्टर फेल्टहाउस है और जो नेफ्यू थे उनमें कोई भी किसी भी तरीके का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। ये क्लियरली बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति मेयर साइलेंट है और फिर उसको हम वैलिड एक्सेप्टेंस में कंसिडर नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया था कि यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, सो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस कौन से केस से रिलेटेड, दैट इज फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले। नेक्स्ट केस इज डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो कि किससे रिलेटेड है, कस्टोडियल टॉर्चर से रिलेटेड है। पूरी गाइडलाइंस दी गई हैं जिस केस में। The D.K. Basu vs. State of Bengal case is a landmark judgment that significantly contributed to the protection of human rights and the prevention of custodial torture in India. So basically इस केस में क्या किया गया है, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्शन किस तरीके से करना है, किस तरीके से ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट किए जाएंगे, वो डी.के. बासु के केस में बताया गया। और उसी के साथ कोर्ट में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से कस्टोडियल टॉर्चर का प्रिवेंशन किया जाएगा, किस तरीके से कस्टोडियल टॉर्चर को रोक लगाई जाएगी, कैसी गाइडलाइंस होंगी, वो भी डी.के. बासु केस में बताया गया है। The court's detailed guidelines aimed at preventing custodial violence and the safeguarding the rights of detainees became a benchmark for subsequent legal developments in the area of police reforms and human rights. और कोर्ट ने क्या किया है, एक एक पूरी तरीके से डिटेल्ड गाइडलाइंस दी गई हैं कि किस तरीके से कस्टोडियल टॉर्चर को रोका जाएगा, प्रिवेंट किया जाएगा, वो चीज कोर्ट ने क्लियरली डी.के. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में बताया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कस्टोडियल टॉर्चर से रिलेटेड गाइडलाइंस कौन से केस में आई है, तो वो आपके आई है बेटा डी.के. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में। ठीक है, सो ये केस हमने ऑलरेडी कर ही लिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस थे जो आपसे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में। अगर आपको इसमें और केसेस चाहिए, मतलब इसका पार्ट 2 चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और जल्दी से देख लेना ये सेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेरेक में कहीं पर भी केस के नाम नहीं होंगे, तो ये आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। और उसी के साथ साथ अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं आपका एग्जाम से पहले वो सेशन ला सकूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू, बाय बाय।